हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 5 और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कूलॉम्स लाइन वेक्टर थ्योरम, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। लास्ट वाले लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? कूलॉम्स लॉ डिस्कस किया था और उसका डिस्कशन, और उसके अलावा हमने उसकी कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करी थी। और आज कुछ न्यूमेरिकल यानी कि कुछ टाइप हम आज डिस्कस करेंगे जिसके अंदर कूलॉम्स लॉ यूज होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या है कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म? अब कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, अब इसको जानने से पहले बच्चों, इसको जानने से पहले यानी कि वेक्टर फॉर्म, इसमें हम पोजीशन वेक्टर का जो कंसेप्ट होता है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, पोजीशन वेक्टर का जो कंसेप्ट है 11th क्लास में पोजीशन वेक्टर। अब इसमें क्या है, जैसे कि हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं एक्स, वाई और ये क्या है जेड। अब ये एक पॉइंट है। अब ओरिजिन से इस तक यानी कि ओरिजिन से इस पॉइंट तक ड्रॉ किया गया वेक्टर, इसका क्या कहा जाएगा? पोजीशन वेक्टर। और मान लिया हमने उसको किससे रिप्रेजेंट कर दिया? r1 से। और एक पॉइंट है दूसरा ये, तो ओरिजिन से इस पॉइंट तक ड्रॉ किया गया वेक्टर क्या कहा जाएगा? इसका पोजीशन वेक्टर कहा जाएगा। और इसको हम क्या नाम देंगे? r2। अब नेक्स्ट क्या है, यहां से यहां इस पॉइंट का नाम a है और इसका नाम क्या है? b। यहां से यहां अगर एक वेक्टर ड्रॉ कर दूं तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर a से b। ठीक है, उसको हम a से b बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और ये किसके बराबर होगा? r2। यानी कि a से कहां पे गए? हाँ, b पे। यानी कि r1 पोजीशन वेक्टर वाले से कौन से पॉइंट पे गए? हाँ, r2 पोजीशन वेक्टर वाले पॉइंट पे। तो हमने कैसे करना होता है बच्चों? यानी कि जिस पॉइंट पे गए हाँ उसका पोजीशन वेक्टर पहले, और माइनस में किसका? जिस पॉइंट से r2 माइनस r1, जिस पॉइंट से आए हाँ उसका बाद में। अब अगर हमें बी ए लिखना हो, ये रूल होता है, यानी कि इसका एक्सप्लेनेशन कहाँ से आया? ये पोजीशन वेक्टर वाले कंसेप्ट में, वेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ते हैं 11th क्लास में। यहाँ पे क्या रखो याद, यानी कि जिस पॉइंट पे गए हाँ पहले पोजीशन वेक्टर उसका, और जहां से गए हाँ बाद में उसका। अगर बी ए लिखना है यानी कि बी से ए, तो पहुंचे किस पे? ए पे। ए पे पोजीशन वेक्टर है r1 और इस पे कितना है? r2 है। तो आगे चलते हैं हम। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट, अब इसका प्रयोग करेंगे। और R1 इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी को, इसका मतलब है 1 से 2। और इसको हम कैसे लिखेंगे बच्चों? R2 माइनस में R1, इस प्रकार से लिखेंगे। और नेक्स्ट इसमें यानी कि और किसको लिख सकते हैं? R21, इसका मतलब 2 से 1 पे गए, तो कैसे लिखेंगे? 2 से 1 पे गए है ना, तो 1 माइनस में 2, ये रूल होता है। यानी कि पोजीशन वेक्टर तो ओरिजिन से इस पॉइंट तक का वेक्टर, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे? जैसे ए से बी पे जा रहे हैं तो किसके बराबर होगा? पहले तो पोजीशन वेक्टर किसका? जिस पे गए, माइनस पे जिस पे से आए हाँ, ठीक है। और बी ए लिखना है तो बी से ए पे आए, तो पहले पोजीशन वेक्टर ए का और बाद में माइनस में किसका होगा बच्चों? बी का हो जाएगा। R12 लिखना है तो इसका मतलब 1 से 2 पे गए हाँ, तो पहले किसका आएगा? 2 का, और बाद में किसका आएगा? 1 का। और यहाँ पे R21, और इसको हम R1 माइनस में क्या लिख सकते हैं? R, इसका मतलब 2 से 1 पे गए हाँ, तो क्या लिख सकते हैं? R1 माइनस में R2 लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या होगा, यानी कि इसमें एक और यूनिट वेक्टर की और बात कर ले हम। जैसे R12 कैप लिखना है तो R12 कैप कैसे लिखेंगे हम? R12 वेक्टर और डिवाइड में उसका मैग्नीट्यूड। जैसे एक वेक्टर का यूनिट वेक्टर हम कैसे लिखते हैं? वो वेक्टर और डिवाइड में उसका मैग्नीट्यूड, ऐसे ही लिखते हैं ना। तो इसका हम यूज कर लेंगे यहाँ पे। किसके बराबर होता है किसी वेक्टर का? वो वेक्टर और डिवाइड में उसका मैग्नीट्यूड, ये होता ना यूनिट वेक्टर का फार्मूला। तो वहीं से हमने लिखा है। तो R12 का यूनिट वेक्टर कैसे होगा? R12 वेक्टर और डिवाइड में क्या आ जाएगा? उसका मैग्नीट्यूड। अब इसका हमने यूज करना है यहाँ पे। और एक बात और बच्चों, यहाँ पे जो R12 किसके बराबर होता है? R2 माइनस में R1 है ना। अब ये लिखा, अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले ले तो माइनस आगे, तो R1 तो किसका हो जाएगा? प्लस, और ये किसका हो जाएगा? माइनस का।
अब यहाँ पे अब R1 माइनस R2 ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है बच्चों, ये है R21 के बराबर। किसके बराबर है, R21 के बराबर है ना। यहाँ से देखो R21, R1 माइनस R2 है ना, तो इसका मतलब यहाँ से हमें क्या मिल गया, यहाँ से मिल गया कि जो R12 है, जो R12 है वो किसके बराबर होगा, माइनस R21 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, माइनस R21 के बराबर होगा। अब देखो यहाँ से आगे क्या है कि यहाँ से आगे देखो बेटे, अब कूलाम लॉ के ऊपर हम आते हैं, तो कूलाम लॉ के ऊपर हम आते हैं तो देखो क्या होगा, कूलाम लॉ क्या कहता था कि दो चार्जेज के बीच में जो फोर्स है, दो चार्जेज के बीच में जो फोर्स है वो यानी कि फार्मूला क्या निकल के आता है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो किसके होती है, Q1 Q2, यानी कि दो चार्ज है, एक ये, इनके बीच में डिस्टेंस है r, तो फोर्स कितनी लगेगी, Q1 Q2, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगी, 1/r का स्क्वायर। तो यहाँ से यानी कि लास्ट वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था f किसके बराबर आ गया था, कांस्टेंट Q1 Q2 और नीचे r का स्क्वायर, और कांस्टेंट की जगह वैल्यू तुम्हें पता ही है कितनी आई थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 Q2 नीचे यहाँ r का स्क्वायर। अब एक बात देखो भाई, यहाँ पे यानी कि ये जो कूलाम लॉ, यानी कि ये फार्मूला लिख रखा है, ये विदाउट वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म में नहीं है। वेक्टर फॉर्म में होने का मतलब क्या है, जैसे एक वेक्टर है, ये ऐसे लिख दिया a, उसके ऊपर कोई एरो वगैरह नहीं लगाई, तो इसका मतलब वो सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड है। अब उसको कंप्लीट वेक्टर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, उसके साथ उसका क्या लिख देंगे, उसका यूनिट वेक्टर, और वो क्या बन जाएगा, फिर एक कंप्लीट वेक्टर बन जाएगा। यानी कि अगर एक वेक्टर को कंप्लीट लिखना है तो वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इनटू में क्या लिखते हैं, उसको यूनिट वेक्टर। तो उसी प्रकार से अब यहाँ पे ये जो फोर्स है, ये कैसी क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे ना, F, और इस तरफ मैग्नीट्यूड और इस तरफ क्या आएगा, यूनिट वेक्टर, यानी कि डायरेक्शन आएगी फोर्स की। अब उसी फॉर्म में हम लिखना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे क्या है, अब देखो कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है A पॉइंट और B पॉइंट। मान लिया A पॉइंट के ऊपर रखा चार्ज Q1 और यहाँ पे चार्ज रखा है Q2, और दोनों प्लस के हैं। अब Q1 के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो इस तरफ लगेगी, मान लिया दोनों प्लस के, यानी कि दोनों का साइन एक जैसा है, तो वो इस तरफ लगेगी ना बच्चों। और वो जो फोर्स, और Q2 के ऊपर जो फोर्स है वो इस तरफ लगेगी, रिपल्सन की लगेगी। इस फोर्स का नाम तो मैं क्या नाम रख दूं, F21, और इस फोर्स का नाम बच्चों क्या रख दें, F12। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमने क्या रखा है, F21 तो क्या है, जो फोर्स सेकंड चार्ज पे अप्लाई करी किसने, फर्स्ट ने, ऐसे बोल सकते हैं हम। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, F12 को जो फोर्स फर्स्ट चार्ज पे अप्लाई हुई, किसने अप्लाई करी, फर्स्ट, इसने, सेकंड चार्ज ने, यानी कि Q2 ने। तो अब यहाँ पे इसी को हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। अब वेक्टर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, देखो भाई, वेक्टर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, तो हमने किसको लिखना है, F12 को, यानी कि 1 के ऊपर जो इसने Q1 के ऊपर Q2 ने जो फोर्स लगा रखी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 Q2, और नीचे ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रखी है। फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रखी है बच्चों, किस डायरेक्शन में लगा रखी है, फोर्स लगा रखी है, यानी कि इस तरफ से इस तरफ। और ये क्या है, R21 हो गया ना, यानी कि 2 से 1 की तरफ, 2 से किस तरफ है, 1 की तरफ, यानी कि ये इस तरफ से इस तरफ। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगी इसको हम क्या बोलेंगे, R21 का स्क्वायर। और इस डायरेक्शन में अब इसी तरफ लगी है, तो इसका मतलब जो यूनिट वेक्टर डायरेक्शन के लिए लिखेंगे ना जैसे, तो वो क्या होगा, R12 कैप। क्या होगा बच्चों, R12 कैप। तो इसको हमने ऐसे ही लिखना था वेक्टर फॉर्म में, R21 कैप, R12 कैप नहीं, R21 कैप होगा। अब हम क्या लिखेंगे, F21 लिखेंगे। तो F21 क्या है, जो फोर्स इसके ऊपर अप्लाई करी है, किसने, इसने। तो मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो मैग्नीट्यूड तो उतना ही होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2, और यहाँ पे इस तरफ से इस तरफ, तो ये R1 से R2 की तरफ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, R12। क्या बोलेंगे, R12। तो ये क्या आ जाएगा, R12 का स्क्वायर, और डायरेक्शन के लिए क्या आएगा बच्चों, R12 कैप आ जाएगा कि नहीं, क्या आएगा, R12 कैप। तो इस प्रकार से ये वेक्टर फॉर्म में लिखा गया, यानी कि वेक्टर कूलाम लॉ तो हमने पढ़ लिया था, स्टेटमेंट वगैरह वो तो सारी चीज़ें वही है,
सिर्फ एक बात यानी कि एक्स्ट्रा क्या है, पोजीशन वेक्टर का थोड़ा सा हमने नॉलेज होना चाहिए, जिसका मैंने बता दिया, जो यानी कि ये बात याद होनी चाहिए। और वेक्टर फॉर्म में लिखने का मतलब इस तरफ तो उसके ऊपर एरो या मैग्नीट्यूड और यहाँ यूनिट वेक्टर, तो इस प्रकार से हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक ये वेक्टर फॉर्म कंप्लीट होता है। अब इसमें एक बात और हम एक्स्ट्रा डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे हम ये चीज़ शो करेंगे, यानी कि ये बात शो करेंगे, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, ये जो फोर्स अप्लाई हुई है, ये किसको ओबे कर रही है, ये किसको ओबे कर रही है, न्यूटन के थर्ड लॉ को। न्यूटन के थर्ड लॉ को क्या ओबे कर रही है। अब न्यूटन का जो थर्ड लॉ क्या था, जैसे दो व्यक्ति हैं, ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जैसे, ठीक है ना, दो व्यक्ति हैं, जैसे एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। मान लिया इसने इसके ऊपर एफ फोर्स अप्लाई करी, तो ये भी किसके कितनी फोर्स अप्लाई करेगा, एफ। अब यही होता ना, जैसे न्यूटन का तीसरा लॉ, थर्ड लॉ क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे जितनी फोर्स लगाता है, दूसरा ऑब्जेक्ट पहले पे उतनी ही अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। मान लिया ये F1 फोर्स और ये क्या है, F2 है बच्चों, तो ये F1 है और ये F2, तो इसको वेक्टर फॉर्म में यानी कि इक्वेशन के रूप में कैसे लिख सकते हैं, इनके ऊपर एरो और यहाँ पे माइनस का सिंबल। अब माइनस का सिंबल का तो मतलब है डायरेक्शन अपोजिट है, और इक्वल का मतलब है इनका जो मैग्नीट्यूड है, यानी कि इनकी जो वैल्यू है वह बराबर है। कैसी है, बराबर है। तो अब हम इससे आगे चलते हैं। अब यह बात इसमें शो कराएंगे, इसमें क्या शो कराएंगे, यानी कि इस बात के अकॉर्डिंग तो अपनी फोर्स F1 और F2 तो रिप्रेजेंट करिए ना, तो इसका मतलब आप अगर ये शो कर दूं, हम ये शो कर दें F12 किसके बराबर है बच्चों, माइनस F21, तो हम क्या कह सकते हैं, जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है किसको ओबे करती हैं, न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ओबे करती हैं। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं। तो अब हम ये बात दिखाएंगे, यानी कि अब ये शो करेंगे कोई एक यानी कि F21 यहीं से आगे चल पड़े। अब एक बात बताओ भाई, जो R12 है वो किसके बराबर होगा, R21। देखो एरो नहीं है, एरो नहीं, इसका मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, सिर्फ मैग्नीट्यूड मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दोनों बराबर होंगी, ऐसे लिख सकते हैं हम। लेकिन अगर यूनिट वेक्टर की बात करें, यानी कि यूनिट वेक्टर मतलब डायरेक्शन की बात करें यहाँ से, लेकिन कंप्लीट वेक्टर की बात करें तो माइनस का सिंबल हो जाएगा। इसका मतलब R12 इस तरफ से इस तरफ है और R21 इस तरफ से इस तरफ है। अगर यूनिट वेक्टर की बात करें तो इसका मतलब R12 कैप किसके बराबर होगा, माइनस R21 कैप के बराबर होगा, ऐसे लिख सकते हैं हम। इसका मतलब यूनिट वेक्टर तो दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है, नेगेटिव का मतलब डायरेक्शन अपोजिट है, एक इस तरफ से इस तरफ है, एक इस तरफ से इस तरफ है। तो यहाँ से हम आगे चलते हैं बच्चों, तो F21 1/4 पाई। अब देखो, और यहाँ पे Q1 और यहाँ पे Q2, R12 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, R21 लिख सकते हैं बच्चों। और R12 कैप अभी ये हमने बताया ना यहाँ से, और R12 कैप की जगह पे क्या लिख सकते हैं, माइनस R21 कैप, ये लिख सकते हैं। और माइनस कहाँ पे आ जाएगा, माइनस आ जाएगा आगे आगे आगे, माइनस आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q1 Q2 R21 का स्क्वायर, ये R21 कैप। अब जरा इस वैल्यू के ऊपर करें फोकस, इस वैल्यू के ऊपर देखो बच्चों, ये किसके बराबर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 R21 का स्क्वायर और R21 कैप। तो इसका मतलब ये किसका वैल्यू बन गई, किसका फार्मूला बन गया, F12। तो इसका मतलब इसकी जगह रख सकते हैं F12, इस तरफ क्या है F21। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, F ये क्या है 21 किसके बराबर होगा, माइनस F12। तो ये यही बात हमने शो करनी थी ना, यही बात शो करनी थी, एक फोर्स दूसरी के बराबर लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है माइनस का मतलब। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं वो किसको ओबे करती हैं, न्यूटन्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो किसको ओबे करती हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे आते हैं। देखो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है बच्चों,